हेलो दोस्तों, हम जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम हमारा थर्ड चैप्टर जो कि अफवातंत्र है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। जिसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो क्लाइमेट है या फिर जो जलवायु है वो किस प्रकार की है और साथ ही में उसमें किस किस के जो इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो किस प्रकार से हमारे जो दैनिक जीवन या फिर हमारा जो दैनिक मौसम है तो उसको किस प्रकार से वो इफेक्ट करती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं कि जैसे जलवायु, तो किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए तीन मूल तत्व हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट बात करते हैं स्थलाकृतियाँ, दूसरी है अफवातंत्र और तीसरी है जलवायु। जिसमें हम स्थलाकृति और अफवातंत्र के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिसमें हम थर्ड पॉइंट है जलवायु, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जलवायु क्या चीज़ होती है, फिर जलवायु की डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि जो कि 30 वर्षों से अधिक का एक मेन अगर एक पॉइंट लिया जाए तो 30 वर्षों से अधिक के समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के कुल योग को ही क्या कहते हैं, जलवायु। जिसमें कि हम बात करते हैं मौसम एक चीज़ है कि जो कंटिन्यूअसली दैनिक जीवन के ऊपर जो एक प्रकार से डिपेंडेंट होती है, जिसमें कि वो वायुमंडल की जो दैनिक अवस्था होती है या फिर जो हर एक समय की या फिर इसी समय कैसी किस प्रकार का मौसम है हमारा, तो उसकी स्थिति को दर्शाने का मौसम होता है। और मौसम के उन्हीं एक कंबाइंड जो 30 सालों का एक प्रकार से जो रिसर्च होती है उसको एक प्रकार से इकट्ठा करने के बाद में वो बन जाती है जलवायु। इसके बाद हम मौसम की बात करते हैं कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जिसको मौसम के बारे में जानते हैं। तथा मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण, जो सभी प्रकार से एक प्रकार से मौसम को अफेक्ट करते हैं और मौसम के इफेक्ट की वजह से जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। जो हम बात करते हैं विश्व का अनेक जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें जैसे हम इसमें अगर बात करें नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की, तो वो है मानसून। तो मानसून इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शब्द है मौसम। अर्थात कि किसी भी जो एक समय पे, या तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से है। जिसमें कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि सूर्य की अपनी दिशा परिवर्तन के साथ साथ हमारे यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। तो उसी प्रकार जैसे कि हम बात करते हैं जब सर्दियाँ पड़ती हैं, तो सर्दियों के बाद में जब गर्मी होती है और गर्मी के बाद जब मानसून होता है, तो मानसून गर्मियों के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसकी वजह होती है कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा तापमान हो जाता है और तापमान होने की वजह से जो हमारे यहाँ पे आर्द्रता की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस आर्द्रता की मात्रा के बढ़ जाने के कारण हमारे यहाँ पे बारिश होती है। और साथ ही में अगर हम बात करें जो सर्दी या फिर सर्द ऋतु या फिर जो ग्रीष्म ऋतु है या फिर जो ये हमारी बरसात या फिर वर्षा ऋतु है, तो वो सभी ऋतुएँ भी जो सूरज की या फिर जो हमारी जो एयर है या फिर वायु की जो दिशा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के रूप में जाना जाता है या फिर इस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। और ऐसी जलवायु जो एशिया में एक प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, जो हमारे इलाके में पाई जाती है, उसको एक प्रकार से मानसूनी जलवायु के रूप से जाना जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। हमारा देश एक है, जिसमें हम देखते हैं इतने बड़े एक जो ये हमारा जो प्रायद्वीप है भारत है, ये काफ़ी बड़ा इलाका है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि इसकी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ की, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो वहाँ पे एक प्रकार से काफ़ी ठंडी जलवायु पाई जाती है। और अगर हम बात करें जैसे राजस्थान और गुजरात की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी की जलवायु पाई जाती है। और अगर हम बात करें साउथ की, जो हमारे नीचे के हिस्से हैं जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड अलग-अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत में जो तापमान गर्मियों में राजस्थान में जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और वहीं पे ये तापमान जो लद्दाख है वहाँ पे लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। जिसके बाद हमारे सर्दियों में लद्दाख में लगभग माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और तमिलनाडु में ये लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। मतलब तमिलनाडु में ये भी नहीं बता सकते हैं कि हम ये सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। जिसके बाद हम बात करते हैं इसकी मौसमी विभिन्नताएं, कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में एक ही मौसम में अलग अलग तापमान वर्षण पाया जाता है, तथा कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी दिन रात का तापमान एक समान ही पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे जो अगर हम सूरज की डिपेंड करता है, जैसे कि सूर्य की अगर हम बात करें तो उसकी किरणें किस जगह पे ज़्यादा इफेक्टेड करती हैं, तो उसी प्रकार जैसे हम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की बात करते हैं, वहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और तापमान गैप भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे दिन और रात का तापमान का गैप भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दिन में भी उतना ही तापमान होता है जितना कि रात में तापमान होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो तापमान के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा पाया नहीं जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो जलवायु नियंत्रण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर हमारे जो मौसम में परिवर्तन है उसको किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनमें कि हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो अक्षांशीय इसका विस्तार, इसकी ऊंचाई, या फिर एक प्रकार से इसकी जो एलिवेशन हम मान सकते हैं, वायुदाब एवं पवन तंत्र,
समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ, उच्चावच, जो इन अलग-अलग जो इसकी थिंग्स हैं, इनके ऊपर हम डिटेल्ड इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अक्षांश, अक्षांश वो है किसी भी देश, कोई भी देश जो एक प्रकार से अपनी जिस स्थिति पर स्थित है, वहाँ पे के ऊपर उसके जलवायु का अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, तो वो है उसका अक्षांशीय विस्तार का। अगर हम बात करें कि कोई भी अगर देश है, वो भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक है, जो कि हमारे हमारे जो एक प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है, उसकी सबसे मध्य की रेखा है, उसके अगर नज़दीक है, तो हम बात करते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, साथ में वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, या फिर आर्द्रता भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से वहाँ पे बारिश की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें उससे ऊपर चलते जाते हैं, तो वैसे-वैसे तापमान कम होता जाता है, लेकिन तापमान जैसे-जैसे कम होता है, अगर हम बात करें जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा, या फिर जो दोनों एक प्रकार से इनके बीच में का जो इलाका है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है, और वहाँ पे बारिश भी अच्छी मात्रा में होती है। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे अगर अपन नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जो हमारे जो नॉर्थ पोल या फिर जो साउथ पोल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, और उसकी वजह भी यही है कि वहाँ पे उसका अक्षांशीय विस्तार ही सब कुछ डिपेंड करता है। जिसके बाद में बात करें जो कर्क रेखा है, कर्क वृत्त भारत के लगभग मध्य पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरता है, और इसी कारण भारतीय जलवायु में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई किस प्रकार से डिपेंड करती है, वो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। जितना तापमान अगर हम देखें, तो पृथ्वी की सतह है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, लेकिन जैसे-जैसे अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, तो तापमान कम होता जाता है, और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसकी औसत ऊँचाई लगभग 6000 मीटर है, और जबकि भारतीय तटीय क्षेत्रों की औसत ऊँचाई लगभग 30 मीटर है। इस वजह से जो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, और साथ ही साथ में अगर हम डिपेंड करता है कि जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है। उसी के साथ-साथ हम बात करें जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। तो वो भी एक डिपेंड अपने मौसम या फिर जो जलवायु उसके ऊपर डिपेंड करती है। जिसके बाद में बात करें थर्ड पॉइंट की, वो है वायुदाब एवं पवन, कि भारत में निम्न प्रकार की वायुमंडलीय अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु संचरण, पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जिनमें कि भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं, और दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि कोरियोलिस बल जो भी एक प्रकार से ज़्यादा इम्पोर्ट अगर हम बात करें, जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पे ज़्यादा लगता है, और उसकी वजह से एक प्रकार से दाई दाई तरफ विक्षेपित हो जाने लगती है। जब वो पश्चिम की तरफ एक प्रकार से बहती है, तो इस वजह से वो दाईं तरफ विक्षेपित होती हैं। जैसे कि हम बात करें कोरियोलिस बल की, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, जो कि अगर पृथ्वी घूर्णन करती है, तो उस वजह से एक प्रकार से जो हमारी जो हवाएं चल रही हैं, एक प्रकार से पश्चिम की तरफ जो सीधी हवाएं चल रही हैं, उनको एक प्रकार से डिफ्लेक्ट कर देती है, फिर उनको थोड़ा सा अपने जो एक प्रकार से कोण से विक्षेपित कर देती है, तो इस कारण वो एक प्रकार से कि हमारे भारत की तरफ घूम जाती है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कोरियोलिस बल हमारी तरफ आने वाली पवनों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, और इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई हवा है या फिर कोई वायु है, तो वो एक प्रकार से निम्न दाब से मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, और जिसकी मेन वजह ये है कि जब अगर हम देखें, तो कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे निम्न दाब होगा, और निम्न दाब जब निम्न दाब होगा, तो जहाँ पे उच्च दाब होगा, वहाँ से हवाएं निम्न दाब की तरफ आएंगी, और उस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है। जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं कि शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, और जब ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण से निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में चलती हैं, तो उससे क्या होता है कि उल्टी हवाएं चलती हैं, कि जब हिमालय से हवाएं स्टार्ट होके हमारे जो हिंद महासागर है उसकी तरफ जाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं होती है। और जब अगर हम देखते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उसमें जो आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो तिब्बत का पठार है वहाँ पे, या फिर जो पामीर का पठार है, वहाँ पे एक प्रकार से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निम्न दाब उपस्थित होता है, और हवाएं अब साउथ से या फिर हमारे जो हिंद महासागर है वहाँ से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ हमारे भारत की तरफ ये हवाएं बहती है, जिसकी वजह से हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा, और वो समुद्र के ऊपर से बहने के कारण उसमें उन हवाओं में काफ़ी ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता लेके अपने साथ आती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे बारिश भी हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वायु के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। जब वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में
उच्च दाब वाले क्षेत्र से ये ऊपर की तरफ आती हैं और हमारे ऊपर तो तभी ये हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ आती हैं और इस क्योंकि हमारे यहाँ आसपास में निम्न दाब उपस्थित होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो इस वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ बहती है, जिसका मतलब जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहते हैं। ये पवनें कोष्ण महासागर के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती है और भारत में वो काफ़ी ज़्यादा वर्षाएं करती है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। और इसका मतलब है जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौर मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई के ऊपर ये जेट धाराएं स्थित होती है और वही ये पश्चिमी पश्चिमी दिशा की तरफ चलने वाली हवाएं होती है, या फिर एक प्रकार से ये पश्चिमी हवाएं कहलाती हैं। जिसके बाद इनकी इनकी गति गर्मी में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी चक्रवातीय जो विक्षोभ हैं, जैसे जो कि एक प्रकार से जो भूमध्य सागर है वहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो वो किस प्रकार से हमारी तरफ आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिम प्रवाह का कारण होता है, ये प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं। तो उसी वजह से अगर हम देखें तो हमारे जो जम्मू कश्मीर या फिर जो हमारा पंजाब है, हमारा हरियाणा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है, तो सर्दियों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और उनको वहाँ पे जब सर्दियों में बारिश होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे फल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वाद हो जाता है। और अगर हम बात करें जो राजस्थान में, तो राजस्थान में भी एक प्रकार से यहाँ पे मावट के रूप में एक सर्दियों में बारिश होती है, जो भी जिसका भी मेन कारण पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ ही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूरी प्रवाह के एक भाग होते हैं तथा देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है, सुना है? जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये मतलब कि एक समुद्र से दूरी, कि समुद्र से दूरी होने पर विषम जलवायु एवं पास होने वाले सम जलवायु होते हैं, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। कि समुद्र से जितनी दूरी होगी अब बारिश होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं समुद्र से तट की ओर बहने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो हवाएं अपने साथ काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता की मात्रा लेकर चलती हैं और साथ ही में वो वहाँ के जो तटीय तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश करती हैं। जिसके बाद हम बात करें उच्चावच, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक प्रकार से अगर हम बात करें हमारे भारतीय मानसून की, तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है और ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारी बारिश का लगभग 80% हिस्सा हमारा एक प्रकार से जो मानसूनी पवने हैं उनकी वजह से ही होता है, या फिर जो मानसून का समय या फिर जो हमारी वर्षा ऋतु चलती है उसी में ही हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो पश्चिमी विक्षोभ या फिर जो शरद ऋतु में कुछ होने वाली बारिश अलग से है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। जिसके बाद में बात करें तो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र स्थित होता है। क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जैसे कि हमारा जो तिब्बत का पठार है या फिर जो पामीर का पठार है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी होने के कारण वहाँ पे अच्छी तरह से एक प्रकार से गर्मी उपस्थित है और इस वजह से वहाँ पे निम्न दाब का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो हिंद महासागर है वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब उच्च दाब हिंद महासागर के क्षेत्र में उच्च दाब होने के कारण जो पवने हैं वो एक प्रकार से निम्न दाब या फिर हमारे जो तिब्बत का पठार है उसकी तरफ बहती है, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और ग्रीष्म ऋतु में अंत में उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। जो हमारे बात करें जो हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता एवं स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है और ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे उच्च दाब का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी जो जेट धाराएं हैं या तथा जो भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, क्योंकि जब सर्द ऋतु होती है तो जो जेट धाराएं हैं वो एक प्रकार से हिमालय से साउथ की तरफ होती है, फिर हमारे भारत की तरफ होती हैं। लेकिन अगर जब ग्रीष्म ऋतु होती है जो जेठ धाराएं हैं वो एक प्रकार से हिमालय के जो नॉर्थ की तरफ या फिर जो हिमालय के बाहर की तरफ चाइना के हिस्से में चली जाती है। तो इस वजह से जो जेठ धाराएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मानसून है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है।
जिसमें कि ये जो विषुवतीय जो अक्षांशों में जो विषुवत विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और यहीं पर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो आपस में एक दूसरे से आके मिलती हैं। और यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। कि वो डिपेंड करता है कि जब सूर्य अगर भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तो एक प्रकार से ये जो उष्णकटिबंधीय विषण क्षेत्र है वो अपने ही स्तर पे होगा, लेकिन जब सूर्य, जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, तब सूर्य कर्क रेखा की तरफ होता है, तो जो ITCZ है या फिर जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो एक प्रकार से हमारे नॉर्थ की तरफ या फिर नॉर्थ पोल की तरफ आगे चला जाता है। इस वजह से जो जो एक प्रकार से ये क्षेत्र है वो हमारी तरफ आ जाता है या फिर इंडिया भारत की तरफ आ जाता है, तो इस वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि जब हमारी सर्द ऋतु होती है तो सूरज की जो एक प्रकार से हम देखें तो सूरज की स्थिति जो मकर रेखा की तरफ होती है, और मकर रेखा की तरफ होने के कारण जो ITCZ है या फिर जो उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र है वो उस तरफ आगे चला जाता है। तो इस एक प्रकार से ये क्षेत्र बिल्कुल ही डिपेंड करता है कि वो सूर्य की स्थिति कहाँ पे है, और सूर्य की स्थिति के ऊपर ही ये चीज़ हम बता सकते हैं कि एक प्रकार से कि किस समय किस जगह पे बारिश अच्छी होने वाली है, या फिर किस जगह सूरज अच्छी तरह से एक प्रकार से जो वहाँ पे इफेक्टेड है जो मानसून है, या फिर एक प्रकार से जो वहाँ का मौसम उसको इफेक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एलनीनो। एलनीनो जो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, जो कि एक प्रकार से दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलनीनो से है, जिसे एनसो या फिर एलनीनो साउथ ऑस्किलेशन भी कहते हैं, या फिर एलनीनो दक्षिण दोलन भी कहते हैं। जिसमें कि जो पेरू का तट है वहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर हम अवस्था देखें तो वहाँ पे एक प्रकार से ठंडा जल रहता है, और जो हमारा जो हिंद महासागरीय जल है वो एक प्रकार से गर्म जल रहता है। लेकिन जब अगर हम देखें तो अगर जो स्थिति अगर एल्निनो की स्थिति होती है तो उसमें जो पेरू है वहाँ पे भी गर्म जल स्थित हो जाता है, और इस वजह से जो हमारा जो एक प्रकार से मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि मानसून का आगामी एवं वापसी। तो मानसून का आगमन कब होता है और वो उसकी वापसी कब होती है। तो मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। यह लगभग 100 से 120 दिन का समय होता है, और इसके आने में सामान्य वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, जिसे मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून विस्फोट भी कहते हैं। उसी के साथ जो जून के पहले सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है, जिसमें कि हम बात करते हैं हमारा जो केरल का इलाका है या केरल जो हमारा स्टेट है वहाँ से ये प्रवेश करता है, और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में ये दो भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर की शाखा 10 जून के लगभग मुंबई तक पहुंचती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती है। जिसके बाद अगर हम इस चित्र में देखें, इस मानसून अगर हम इस मानचित्र में देखें तो इसमें देखते हैं कि जो जून का समय होता है तब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे केरल में ये हमारा जो मानसून है वो प्रवेश करता है। उसके बाद में उसके 5 जून का अगर हम देखते हैं तो 5 जून को ये हमारे जो नॉर्थवर्ड या फिर कर्नाटका में ये चला जाता है, और उसके बाद में 10 जून तक लगभग महाराष्ट्र के इलाके में ये चला जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो सेकंड विंग है जो कि एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी की एक जो शाखा है, वो 1 जून को जो बांग्लादेश से होती हुई जो हमारे मणिपुर मिजोरम जैसे इलाके हैं वहाँ से एक प्रकार से म्यांमार के अंदर चली जाती है, और जो 5 जून जो दूसरी शाखा है उसकी वो एक प्रकार से हमारे जो असम और या फिर अलग जो हिस्से हैं जैसे कि हम हमारा जो पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, वहाँ पे ये चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जो मोस्टली अगर हम देखें तो बारिश हमारी एक प्रकार से इसी जो ये अरब सागरीय जो विंग है उसी के माध्यम से होती है, जिसमें कि वो हमारे 15 जून तक लगभग हमारे गुजरात के इलाके में पहुंच जाता है। गुजरात और जो गंगा का तटीय मैदान है वहाँ पर पहुंच जाता है, और उसके बाद 1 जुलाई और 15 जुलाई तक ये हमारे राजस्थान के हिस्सों में भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से अच्छी तरह से अपना जो चारों तरफ प्रसार करता है, जिसके हम देखते हैं कि जो जून के पहले हफ्ते में यह असम में पहुंचती है, और ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं मध्य जून तक दोनों शाखा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाते हैं, और साथ ही में मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है, और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से चला जाता है, और दक्षिण के प्रारंभ में पूरे भारत में मानसून वापस हो जाती है। दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, दिसंबर में पूरे जो हमारा जो रिटर्निंग ऑफ मानसून है या फिर जो मानसून की वापसी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करें जो ऋतुएं कि भारत में किस प्रकार ऋतुएं कौन कौन सी ऋतुएं भारत में चलती हैं, जिसमें कि भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। जिसमें कि हम बात करते हैं सबसे पहले शीत ऋतु की, जो एक प्रकार से हमारी
नवंबर से लेके फरवरी तक का ये एक समय होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, जो कि उसके बाद आती है। जैसे मार्च से हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जून तक। उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है जो जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती है। और उसके बाद लौटते मानसून के समय होते हैं जो अक्टूबर नवंबर के समय के पास होता है। जिसमें हम बात करते हैं डिटेल अगर हम इनकी बात करें तो शीत ऋतु की हम बात करें तो भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। जिसमें कि हम बात करें वहाँ पे टेम्परेचर लगभग माइनस में भी चला जाता है या फिर लगभग जीरो टेम्परेचर पहुंच जाता है। जी हम बात करें दक्षिण में औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि उत्तर में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और शीत ऋतु में भारत के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है और तापमान में आर्द्रता काफी कम होती है। जिसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, जो कि सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण बहुमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है, या फिर ITCZ, जो कि एक प्रकार से एक हिस्सा या फिर एक प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन जिसे माना जा सकता है, वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है। उसकी वजह से मार्च मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भाग का तापमान अधिक होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में तापमान लगभग कम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो देश के उत्तरी भाग में जो तापमान वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी हो जाती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एक प्रकार से लो या फिर निम्न दाब उपस्थित हो जाता है। और जो हमारा जो साउथ का हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसका या हाई जो प्रेशर होता है वो होता है। जो हमारा बात करें लू, लू एक प्रकार से एक जो ये धूल भरी और गर्म शुष्क पवने हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, जो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उस समय के जो मौसम है उसको इफेक्ट करती हैं। जिसका अनुमान है काल बैसाखी, मई माह में उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियां चलती हैं जो तापमान को कम कर देती हैं और तथा ठंडी हवा व हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है और इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, या फिर जिन्हें ओले गिरना भी कहते हैं। जिसके बाद में वैशाख महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी भी कहते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं आम्र वर्षा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण जिसको आम्र वर्षा या आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, जो कि जून के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था जरूर हो जाती है तथा दक्षिण गोलार्धीय व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। यह पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ अधिक नमी लाती हैं और अधिक नमी होने के कारण ये तेज गति से चलती हैं और तेज गति से चलने के कारण ये हमारे ऊपर या फिर हमारे जो भारत है वहाँ पे आके ये काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता का माहौल बना देती है। इसके बाद में इस मौसम में उत्तर पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है और मेघालय के मानसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तथा यह स्टेलगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट जो गुफाएं इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें कि हम जैसे अगर देखते हैं हमारा जो मैप है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि राजस्थान के हिस्से हैं वहाँ पे 20 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती है। गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा का विराम यह एक ऐसी घटना है जिसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों अंतराल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चौथी अवस्था है वो है मानसून की वापसी। अक्टूबर एवं नवंबर महीने में मानसून भारत से लौटने लगता है। लौटते मानसून मानसून के दिनों में उच्च तापमान में आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिसे क्वार की उमस भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो लौटते मानसून के समय बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की अवस्था बन जाती है, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी तट के पश्चिमी भाग में चक्रवातों से भारी वर्षा होती है, जिसके कारण गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों में सघन आबादी वाले स्थानों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ का माहौल भी बन जाता है। जिसमें कि बहुत से प्रकार से अगर हम देखें तो आज हमने जलवायु में किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पे बारिश हो सकती है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। जिसमें कि जो हमारे भारत में कब मानसून प्रवेश करता है और कब तक वो रिट्रीट होता है या फिर जो मानसून की वापसी होती है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। जिसमें कि अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे जो अच्छी बारिश होती है या फिर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होती है और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश नहीं होती, उसकी वजह से हमारे किस किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है या फिर किस प्रकार की हमारी जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो, और किसी प्रकार के हमारे जो वाइल्ड लाइफ या फिर हमारे जो जो जंतु पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस प्रकार के जंगल हमारे पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।